Hello friends, I am Aditya Kumar. I am from the Department of Civil Engineering and I will be taking your subjects in the Civil Engineering discipline. As you know, Techno Herald online classes is a group of Techno Herald educational group which has experience of almost 8 years in guiding students through the exams of engineering services, GATES and PSU, and producing wonderful all India ranks. And the speciality of our course, the online course which we are launching, is quite great. We are launching a very comprehensive online classes which will be dealing you through the questions, and all the concepts will be dealt in a very attractive way, and all the numericals will be dealt so that you don't have any confusion regarding the theory as well as the numerical part. Okay, so you can join the classes for now, and the classes will be beginning on YouTube. You can enjoy the initial classes on the YouTube sessions, and after that you can come to our website of Techno Herald and you can continue your comprehensive education, and all the best for your preparation. तो दोस्तों आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, क्योंकि ये दिस इज़ लाइक अ बाइबल फॉर सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि देखिए इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होने से क्या होता है कि आप बाकी जो सब्जेक्ट्स में जो डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स में जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए जाते हैं लोड के कारण, स्ट्रेस स्ट्रेन के कारण, तो आपका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। ठीक है, तो इसकी नॉलेज आपको थ्योरेटिकल बेसिस पे, कंसेप्चुअल बेसिस पे, आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और हमारा ये कोर्स, हमारा ये जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से डिज़ाइन भी किया गया है कि आपको सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिले, यानी कि थ्योरी भी आपको उतना मिल जाए जितनी आपको ज़रूरत है, इतनी भी ना हो कि वो बोरिंग हो जाए। फिर टाइम टू टाइम आपके न्यूमेरिकल्स आपको मिलते रहें। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह की ज़रूरत है या कुछ और चीज़ें की ज़रूरत है, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम लोग वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ लोडिंग। टाइप्स ऑफ लोडिंग में देखिए क्या होता है कि आपको लोडिंग का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, लोडिंग मतलब सिर्फ एक पॉइंट लोड नहीं होता है। लोडिंग कहने का मतलब मोमेंट भी हो सकता है, आपका यूडीएल भी हो सकता है, मतलब यूनिवर्सली आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, आई एम सॉरी। ठीक है, मोमेंट भी हो सकता है, कपल भी हो सकता है, लोडिंग कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन आपको उसका ओरिएंटेशन समझना है कि इस लोडिंग का किसी भी एक्सिस या किसी भी प्लेन के अबाउट ओरिएंटेशन क्या है। अगर आप ओरिएंटेशन समझ गए ना, तो उससे क्या होगा कि किस तरीके का उस लोडिंग का इफेक्ट होगा आपको वो समझ में आ जाएगा। जब वो समझ में आ जाएगा तो फिर आपकी आधी से ज़्यादा परेशानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। फिर बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन तो वैसे तो हर जगह चलता रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही पूरा स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही है। पूरे सब्जेक्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन ही भरा पड़ा है। ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको भरपूर नॉलेज दूंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन की। जहाँ तक शुरुआती चीज़ों की बात है ना, तो स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या होता है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको होगा भी, कॉलेजेस में आपने ऑब्वियसली पढ़ा है। ठीक है, तो स्ट्रेन किस तरीके से आता है, स्ट्रेस किस तरीके से आता है, किन किन कारणों से आता है, तो वो मैं आपको बेसिकली यहाँ पर डील करूँगा। ठीक है, फिर आता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कि वो कैसे आया, उसके कर्व के फीचर्स क्या हैं, फिर जो आपकी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, फिर आपका फटीग हो गया, आपका क्रीप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, इलास्टिसिटी जो भी हैं, इनके प्रॉपर्टीज़, ये सारे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में डील करेंगे। इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स और फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म वगैरह होता है वो सब भी हम लोग याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आपका सब ये टॉपिक भी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शियर फोर्स डायग्राम्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखिए इसमें मज़ेदार चीज़ क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जब भी कोई एक्सटर्नल लोडिंग आती है तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है, या तो बेंडिंग स्ट्रेस भी एक तरीके का नॉर्मल स्ट्रेस ही है, तो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल एक बीम है, ठीक है, या एक मशीन कंपोनेंट है, उस पर कोई लोड आया तो उस पर जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन है, उस पर जो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन है, वो किस तरीके से होगा, वो उसको ग्राफिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम सीखते हैं इस वाले चैप्टर में। फिर आता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब कि किसी भी तरीके का आपका मशीन कंपोनेंट है या किसी भी तरीके का आपका बीम है या कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा, कितने लोडिंग पे, वो हम लोग डिफ्लेक्शन में देखते हैं। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि स्ट्रेस तो एक आप नॉर्मल उसके सरफेस पे पढ़ते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के सरफेस पे, ठीक है, लेकिन हमें जानना होता है कि भाई साहब ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या खेल चल रहा है।
ठीक है। कहाँ पे आपका क्रिटिकल स्ट्रेस, मतलब कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में, क्योंकि एक 3D ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट तो 2D नहीं होता, ऑब्जेक्ट तो एक्चुअली में 3D है, तो उसके अंदर का क्या खेल चल रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले यूनिट में देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले यूनिट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ फेलियर। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ लिया, तो थ्योरीज ऑफ फेलियर में क्या है कि कुछ 5 साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, और वो थ्योरीज दी कि किस तरीके से कोई भी मटेरियल फेल कर सकता है, मटेरियल के नेचर के अकॉर्डिंग उसकी किस तरीके से उसकी फेलियर हो सकती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेनी चाहिए डिज़ाइनिंग के वक्त, तो बेसिकली ये सेफ्टी एश्योर करती है, ये जो यूनिट है आपको सेफ्टी कितनी एश्योर करनी चाहिए किसी भी मटेरियल को डिज़ाइन करने से पहले, तो वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। फिर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये एक अलग से भी एक यूनिट, डेडिकेटेड यूनिट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंडिंग थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट बन जाता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट हो या ESO, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बेंडिंग के कारण जो फेनोमेना होता है, पहले तो सरफेस पे कुछ फेनोमेना होगा, फिर पूरे बॉडी में कुछ फेनोमेना होगा, तो उन सब का जो एनालिसिस होता है, जो वेरिएशन होता है स्ट्रेस वगैरह का, उससे क्या डेरिवेशंस आते हैं कंसेप्ट के, क्या क्या हमारे एजम्पशंस होते हैं, ये सब हम लोग इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो बेंडिंग का हो चाहे वो शियर का हो, ये हम इसमें देखते हैं, ठीक है। फिर टॉर्जन आता है, टॉर्जन टॉर्क के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली इसमें शैफ्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक शैफ्ट पे आपका टॉर्क लगता है, क्योंकि हमारा वही काम का चीज़ है, ठीक है। शॉर्ट जब एक शैफ्ट पे क्या टॉर्क लगता है, उस पर क्या क्या उस पर चेंजेस आते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन पे, उसके सरफेस पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो हम लोग टॉर्जन में देखते हैं। प्रेशर वेसल्स आपको बेसिकली पढ़ने हैं, आई थिंक सिलेंडर और स्फेयर, और थिन और थिक प्रेशर वेसल्स होते हैं। इसमें भी जब प्रेशर होता है तो उसका क्या खेल होता है, वो हम लोग प्रेशर वेसल में देखते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कॉलम्स एंड स्प्रिंग्स। कॉलम्स आपका उतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है इसके, लेकिन फिर भी हम लोग को जितना हमारे सिलेबस में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कॉलम पे क्या इफेक्ट होता है, इसमें भी कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसमें देखेंगे और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे, बहुत ही आराम से देखेंगे, एक एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो हड़बड़ाना भी नहीं है, और आपका इस तरीके से सिलेबस डिज़ाइन भी किया जाएगा कि आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए समय से, ठीक है, और आपको कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं मिले, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपना जो चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, और स्टार्ट करेंगे कहाँ से, अपने पहले टॉपिक से। और एक चीज़ देखिए कि ये टॉपिक के सीक्वेंस हो सकता है कभी इधर उधर हो जाए, लेकिन कंटेंट आपका पूरा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गई इतनी बात कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। दूसरा मैं आपको एक वेटेज के बारे में बता देता हूँ कि कितना वेटेज रहने वाला है हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि आपका गेट हो गया और इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है उसमें कितना वेटेज रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, जहाँ तक गेट की बात है, गेट एनालिसिस की बात है, तो तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, और 8 to 10 मार्क्स का इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 100 से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आपके गारंटीड हैं, बिल्कुल गारंटीड है। और देखिए, चाहे गेट हो या चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, जो 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यहीं से होते हैं, आपके मतलब बेसिक्स ऑफ आपका स्ट्रेस स्ट्रेन, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये आपका एक मेजर रोल प्ले करता है। आपका 60 से 70% क्वेश्चन जो कंपटीशन के होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के, वो यहीं से होते हैं, चाहे वो गेट हो चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो। अब आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज पे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में के एनालिसिस की बात करें तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको 15 से 20 सवाल देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि आपको 6-7 बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, और जो बाकी के बचे वो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और इसका वेटेज तकरीबन 25-30 नंबर के आसपास ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि 15 to 20 क्वेश्चंस, और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 25 to 30 मान लीजिए। तो इतना तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि चाहे गेट हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, आपका सॉम का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग एनालिसिस के साथ यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना
इंट्रोडक्शन से, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए, एक वाइडर पर्सपेक्टिव में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग तोड़ तोड़ के अलग अलग तरीके से इसकी पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पहले तो तोड़ा गया स्टैटिक में, स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और फिर डायनेमिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ठीक है। तो आप अब देखिएगा साथ साथ मेरे कि मैं क्या समझा रहा हूं यहां पे। एक है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स, ठीक है। एक है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वी सी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। और जो स्टैटिक्स है इसमें हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस कह लीजिए या इंटरनल फोर्सेस कह लीजिए या आप रेजिस्टिंग फोर्स कह लीजिए, ठीक है। जब भी आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से कि जब भी आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो आपके डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वो एक इक्वल फोर्स लगाता है, जिसको कि रेजिस्टिंग फोर्स कहते हैं। तो स्टैटिक्स वाले पोर्शन में क्या होता है कि आप किसी भी वस्तु पे आप जब फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो उस पर रेजिस्टिंग फोर्स लगाता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, बॉडी पे, उस एक्शन और रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे, उस चीज को हम लोग स्टैटिक्स में डील करते हैं, ठीक है। और जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स एज द नेम इज सजेस्टिंग, वी कंसिडर अबाउट द मूवमेंट, वी कंसिडर अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट एस्पेक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब क्या है डिटेल में मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, ठीक है। एक सरफेस है, इधर फोर्स है, सॉरी इधर एक ऑब्जेक्ट है, इधर से कंप्रेसिव फोर्स लगा F, ठीक है। कंप्रेसिव मतलब दबाने वाला फोर्स। अभी ये कंप्रेशन और टेंशन बहुत डिटेल में जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। फिलहाल शुरुआत के लिए आप समझ जाइए कि जिस फोर्स का इफेक्ट दबाने वाला होता है उसको हम लोग कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ये एक तरीके का कंप्रेसिव फोर्स है। तो इसमें नेट फोर्स कितना हो रहा है, इसमें नेट फोर्स हो रहा है 0, ठीक है। जब नेट फोर्स 0 हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, ओनली डिफॉर्मेशन, ठीक है। क्या हो रहा है, सिर्फ डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट हमने यहां लिया है, इधर से फोर्स लगा दिया 2F, इधर से कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया F, दिख रहा है सबको, इधर से फोर्स लगा दिया 2F, इधर से फोर्स लगा दिया F, ठीक है। तो इस वाले डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और इस वाले डायरेक्शन में आपका एक नेट फोर्स आ गया F, नेट फोर्स आ गया आपका F, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है कि डिफॉर्मेशन हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट होना तय है, ठीक है, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है। तो इस दो एग्जांपल से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब हम स्टैटिक्स पार्ट में डील करते हैं, तो हम लोग इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस देखते हैं और
जिसके कारण सिर्फ डिफॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम डायनेमिक्स वाले पार्ट को डील करते हैं तो हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अप्लाइड फोर्सेस, और इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। डिस्प्लेसमेंट की बात होती है या तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात होती है या डिस्प्लेसमेंट प्लस डिफॉर्मेशन की बात होती है, ठीक है। इसमें दो चीजें होती है, एक तो प्योर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको प्योर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, और डिफॉर्मेशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिफॉर्मेशन प्लस डिस्प्लेसमेंट दोनों आता है, वो डायनामिक्स में डील करते हैं। और इसमें ओनली या प्योर डिफॉर्मेशन की बात होती है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जांपल से दिखाता हूं मैं आपको। ये तो फोर्स की बात हो गई। फॉर एग्जांपल कोई मोमेंट आ रहा है, मोमेंट का क्या मतलब है लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए, बाकी जब आपको मैं लोड्स पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको लोड्स पढ़ाऊंगा तो कपल क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, ये सब आपको डीप में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जिन लोगों को तो ऐसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th में तो मोमेंट वगैरह बहुत पढ़ना होता है हम लोगों को, लेकिन जिन लोगों को अगर नई आइडिया लग रहा है, मोमेंट होता है आपका रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंट। तो हम लोग एक मोमेंट का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये आपका कैंटिलीवर्ड बीम है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम उसको कहते हैं जो एक एंड से फिक्स और एक एंड से फ्री होता है, ठीक है। तो कैंटिलीवर्ड बीम में आपका एक लोड हुआ यहाँ पे P, ठीक। ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रही है, ये आपका डिफ्लेक्शन आया डेल्टा, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन आया है इसको कहेंगे एंगुलर डिफॉर्मेशन, क्या कहेंगे, एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये एक हिंज सपोर्ट है, ठीक है। तो जब आपको यहां से एक फोर्स P लगेगा तो ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा, माफ कीजिएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, थीटा कहते हैं इसको, ठीक है। तो जो थीटा है यहाँ पे, थीटा क्या है, थीटा है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, डिफॉर्मेशन, डेल्टा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा इन दो एग्जांपल से कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। रादर हैविंग अ लॉट ऑफ नोट्स, इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स एंड फील द टॉपिक, ओके। तो जो स्टैटिक्स वाला पार्ट आता है, जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है, इसी का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। कि भाई साहब जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसमें किस तरीके के बदलाव आते हैं, उसके शेप साइज, वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। तो कैन वी डिफाइन व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हियर? कैन वी डिफाइन आवर सब्जेक्ट नाउ? वी कैन से इट इज द स्टडी ऑफ behavior of any material when a load is applied, ठीक है। बढ़िया है यहाँ तक बिल्कुल मामला, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और में होता क्या है, बेसिक एजम्पशंस में भी ये पार्ट आ जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आपका समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन बिकम्स 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन बिकम्स 0, और
समेशन ऑफ मोमेंट बिकम्स 0। देख लीजिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पे मोमेंट जो है 0 नहीं है, यहाँ पे मोमेंट 0 है। मोमेंट 0 क्यों है आपको मैं बता देता हूँ। नेट मोमेंट 0 क्यों है, अगर इस डिस्टेंस को a लीजिएगा तो जो मोमेंट का यहाँ पे अप्लाइड मोमेंट का वैल्यू है वो pa हो जाएगा। तो ये जो कैंटिलीवर्ड सपोर्ट है वो इससे यहाँ पे एक रिएक्शन मिलेगा, उसका भी, इसको अगर m डैश लिख देते हैं तो वो भी pa के बराबर हो जाएगा। तो जो सिस्टम में नेट मोमेंट है वो 0 है। व्हाट वी कैन राइट दैट नेट मोमेंट इन द सिस्टम इज 0। तो ये हमारा बेसिक पूरे 100 में चलता रहेगा, दैट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस in x direction and y direction is 0 and moment about any axis within the system is also 0। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का स्कोप क्या है, किस तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एजम्पशंस क्या होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के। ठीक है दोस्तों, हम लोग कुछ बेसिक एजम्पशंस यहाँ पे देखने जा रहे हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, तो ये एजम्पशंस हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितने भी एनालिसिस होंगे इस सब्जेक्ट में, जितने भी कंसेप्ट्स हम आगे जाके सीखेंगे तो वो इन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो और भी मतलब इसको डिटेल में हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, और यही प्रेसाइज है। ठीक है, मतलब जिस तरीके की कंपटीशन के लिए आप बैठ रहे हैं उसके लिए इतना प्रिसाइज है, और ये पॉइंट्स आप हमेशा दिमाग में रखेंगे क्योंकि जितने भी एनालिसिस होने वाले हैं आगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में वो इसी पॉइंट्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो जगह थोड़ा कम है तो मैंने इसको थोड़ा ब्रीफ में लिखा है एक तरफ, और इस तरफ मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा क्योंकि हर एक पॉइंट का एक अपना मतलब है। ठीक है, जिसको कि समझना बहुत जरूरी है, और कहीं कहीं तो ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ एक एक पॉइंट से। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है मटेरियल इज अज्यूम्ड टू बी होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक। अब जब मैं ये बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, देखिएगा एक ऑब्जेक्ट है, मैं क्या बोल रहा हूं इसको कि ये ऑब्जेक्ट हमारा होमोजेनस है। तो अगर मैं इसको होमोजेनस बोल रहा हूं तो, और 3 पॉइंट ले रहा हूं यहां पे, और 3 डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, क्या किया मैंने, 3 पॉइंट लिया है और 3 डायरेक्शन को कंसिडर किया है। ठीक है, तो जब भी हम ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर एक मटेरियल होमोजेनस है तो इसके एक डायरेक्शन में वो फिक्स हो जाता है, उसकी वो प्रॉपर्टी। अगर आप दूसरे पॉइंट पे भी आइएगा तो इस वाले डायरेक्शन में ये E1 ही रहेगा, ये E2 ही रहेगा, और ये E3 ही रहेगा। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैंने इस वाले डायरेक्शन में E1 लिखा है, इस वाले डायरेक्शन में E2 लिखा है, और इस वाले डायरेक्शन में E3 लिखा है। और मैं अगर दूसरे पॉइंट पे भी अगर मूव ऑन करूं तो यहाँ पे भी इस वाले डायरेक्शन में E1 है, इस वाले में E2 है, और इस वाले में E3 है। ठीक है, क्लियर है? कहने का मतलब इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। It is independent of point, है कि नहीं? डायरेक्शन डिपेंडेंट है ये फेनोमेनन जो है, जो होमोजेनस अगर कैरेक्टर है वो आपका डायरेक्शन डिपेंडेंट है, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये मटेरियल जो है आपका होमोजेनस है। ठीक, सिमिलरली हमने एक और यहां पे ऑब्जेक्ट लिया और हम इसको कहते हैं कि ये आइसोट्रोपिक है। तो आइसोट्रोपिक जब हम इसको बोल रहे हैं, 3 पॉइंट हम यहां पे भी लेंगे, 3 डायरेक्शन यहां पे भी लेंगे, तो देखिए क्या हो रहा है यहां पे, ये है E1, ये भी है E1, और ये भी है E1, ये है E2, तो ये भी आपका E2 हो जाएगा, और ये भी E2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है समझिएगा,
कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट पे आप किसी भी डायरेक्शन में जाइएगा तो वो प्रॉपर्टी सेम रहेगा, लेकिन आपका ये पॉइंट टू पॉइंट वैरी भी कर सकता है, ठीक है, नहीं भी वैरी कर सकता, लेकिन ये चीज कंपल्शन है कि एक पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज पॉइंट डिपेंडेंट, और दूसरा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। और क्योंकि हमारा एजम्पशन होमोजेनस और आइसोट्रोपिक दोनों है, तो जो हमारा कंक्लूडिंग बॉडी है वो आपका कुछ इस तरीके से, ये भी ई है, ये भी ई है, और ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, और ये भी ई है, बिकॉज इट इज होमोजेनस एज वेल एज आइसोट्रोपिक। आई थिंक सबको समझ में आ गया कि होमोजेनस और आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है, ठीक है। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे अब हम लोग। जो लोग नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड है ना, वो लोग वीडियो को पॉज कर करके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि सब कुछ है रहेगा आपके पास यहाँ पर रिकॉर्डेड, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो रनिंग हैंड में बनाइएगा, कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रनिंग हैंड नोट्स बनाइए जो कि आपके समझ में आए, उतना ही भर नोट्स बनाना है, ठीक है। और बहुत डिटेल में नहीं बनाना है, बिल्कुल सटीक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए, ठीक है। बाकी तो मैं आपको यहाँ सब कुछ बिल्कुल ही क्लियरली समझा दूंगा। प्रिज्मेटिक देखिए क्या है। प्रिज्मेटिक कहने का मतलब ये है कि आपका डायमीटर, लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, विड्थ जो भी है वो आपका थ्रू आउट द सेक्शन सेम रहना चाहिए, लेकिन ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखिए ये एक बीम है, ये एक बीम है, आप यहां से इसका एक क्रॉस सेक्शन लीजिए, ठीक, और चाहे ये वाला क्रॉस सेक्शन लीजिए, ठीक है, चाहे ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, चाहे ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, इसकी लेंथ, ब्रेथ, डायमीटर जो भी है सब कुछ सेम है। यहाँ पे तो लेंथ और ब्रेथ की बात होगी, तो ये लेंथ और ब्रेथ ये थ्रू आउट द सेक्शन सेम रहेगा, तो इसके इस चीज़ का मतलब होता है प्रिज्मेटिक होना, ठीक है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं, हालांकि जो मैकेनिकल में होता है कि जो मशीन कंपोनेंट जिसमें हम डील करते हैं वो प्रिज्मेटिक नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी अपने एनालिसिस के स्कोप के अकॉर्डिंग हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रिज्मेटिक है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल्स ओबे हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक्स लॉ तो आपको अभी डिटेल में पता चलेगा जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़िएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा हुक्स लॉ क्या होता है, लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, ठीक है, ये स्ट्रेस है, ये वाला एक्सेस स्ट्रेन का है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज योर हुक्स लॉ, ठीक है। अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आपका बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जो कि आपको छोटे छोटे एग्जाम्स में आपको देखने के लिए बिल्कुल ही भी मिलेगा, या फिर गेट वगैरह में भी आपको कहीं से ये लैंग्वेज में फंसा के पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस इज कैरिड आउट यूजिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। देखिए इसका क्या मतलब होता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम लोग कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन बोलते हैं, क्योंकि वो हम लोग एक एवरेज और यूनिफॉर्म स्टेट में लेते हैं, ठीक है। एवरेज और यूनिफॉर्म, आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज और यूनिफॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअल सिनेरियो देखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी फोर्स अप्लाइड होता है या कंप्रेशन हो रही है उसमें या टेंशन लग रही है, ठीक है, तो उसमें एट इंस्टेंटेनियस पोजीशन जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, जब आप ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करेंगे तो हम लोग एवरेज और यूनिफॉर्म स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करते हैं।
इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो एनालिसिस, हम जो हमारे स्कोप में जो एनालिसिस है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, उसमें जो है हम मान के चलेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है इफेक्ट ऑफ बॉडी फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड। इफेक्ट ऑफ बॉडी फोर्सेस का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट वगैरह की इसमें हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। तो देखिए क्या बोलता है सेंट वेनेंट्स एप्लीकेशन, ठीक है, प्रिंसिपल। थ्योरीज ऑफ फेलियर में भी पढ़िएगा आप सेंट वेनेंट्स के बारे में, लेकिन अभी के लिए आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लगा यहाँ पे P, और 3 क्रॉस सेक्शन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 3 जगह पे। ठीक है, ये आपका 1-1 है, ये आपका 2-2 है, ये आपका 3-3 है। ठीक है, 3 जगह पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिएशन कैसा है हर जगह पे। ये एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, जब मैं 1-1 सेक्शन को ले रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए किस तरीके का स्ट्रेस है इस पे। और छोटा बनाता हूँ, कुछ इस तरीके का वेरिएशन हो रहा है। और जो सिग्मा मैक्स है वो है 1.387 सिग्मा एवरेज। एक्सपेरिमेंटल रैंडम वैल्यूज है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझिएगा बस। सेक्शन 2-2 पे आते हैं अब। सेक्शन 2-2 पे आएंगे। तो इसमें देखेंगे कि जो सिग्मा मैक्स है वो आपका 1.027 सिग्मा एवरेज है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, जैसे जैसे जहाँ पे फोर्स अप्लाइड है उस सेक्शन से हम दूर जा रहे हैं, हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है आपका थोड़ा थोड़ा यूनिफॉर्म होता जा रहा है। देख रहे हैं, यही समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, बस यही चीज समझना है यहाँ पे। फिर जब आप थर्ड सेक्शन पे चले जाते हैं फाइनली 3-3 पे, ये वाला जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एवरेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिग्मा मैक्स और सिग्मा एवरेज बराबर हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, रफली हम लोग ये कहते हैं कि जहाँ पे भी फोर्स अप्लाइड है उसके 2.5 टाइम्स लैटरल जो आपका वो है डायमेंशन है, उसके 2.5 टाइम्स से अगर वो क्रॉस सेक्शन दूर है तो वहाँ पे जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। एक तो यहाँ पे एक फोर्स लगा है, ठीक है, उसके बाद जो सबसे नज़दीक में इसके क्रॉस सेक्शन है उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा, यूनिफॉर्म नहीं है ये, आप देख लीजिए यहाँ पे। फिर जब आप थोड़ा दूर गए उससे तो ये देखिए थोड़ा सा यूनिफॉर्म हुआ है। ठीक है, इतनी ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी इसमें 2-2 वाले में नहीं है। ठीक है, और जब आप और दूर गए हैं 3-3 पे गए हैं तो आप देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म हो गया ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो रफली हम लोग ये बोल देते हैं कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन is uniform, stress distribution is uniform at a
डिस्टेंस greater than or equal to the marker stress distribution is uniform at distance greater than or equal to the lateral या largest lateral 2.5 times. The largest lateral dimension. ठीक है, क्लियर है? तो ये थे आपके कुछ सोम के बेसिक एजम्पशंस, ठीक है, जिसको कि हम लोग दिमाग में रख के इसकी सारी एनालिसिस हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एज मेंशन्ड हमारा लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड्स। इसमें मैं आपको रिएक्शंस वगैरह भी बता दूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस वगैरह भी बता दूंगा, ठीक है, लोड्स भी बताऊंगा, और लोड का ओरिएंटेशन क्या होता है और उस ओरिएंटेशन के कारण जो जो इफेक्ट होता है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है।